नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल द ईपीएफओ गुरु। आज 4 दिसंबर 2025 है और स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी पेंशन और फ्यूचर फंड व्यवस्था में दिए गए परिवर्तनों से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर सीधा असर पड़ रहा है। ईपीएफओ ने अपने दल के लिए धन विक्रेताओं से संबंधित शोध में संशोधन किए हैं, जो 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो गए हैं। अब निधि कोष और ईपीएस 95 पेंशन कोष दोनों से लंबित वित्तीय वर्ष की प्रक्रिया अधिक बंदोबस्ती, बंधक और डिजिटल हो गई है, ताकि सदस्य अवशेष पेपरी कार्रवाई और विदेश के चक्कर से बचाए गए अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन आसानी से कर सके। पहले कई कर्मचारियों की नौकरी छूटना या अचानक होने वाली बिक्री पर ग्राहकों को ही पहला समाधान देना पड़ा, क्योंकि नियम साधारण और राहत देने वाले थे। अब नई व्यवस्था का लक्ष्य ये है कि प्लास्टिक हो तो भी योजनाबद्ध तरीके से हो और सेवानिवृत्ति से प्लास्टिक कॉस्मेटिक सुरक्षा उपकरण न मिले। इसलिए हर कर्मचारी के लिए जरूरी है कि उसे केवल आज की नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए निर्णय लेना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि यह जानकारी अपने अनुयायियों और परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचे। और यदि आप ऐसी आर्थिक जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो इस मंच से जुड़े रहने के लिए एसोसिएशन लेकर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं सबसे विनाशकारी परिवर्तन की, जो ईपीएस 95 के तहत आंशिक विक्रय से जुड़ा है। पहले नियमों के अनुसार यदि कोई भी कर्मचारी नौकरी छोड़ता था या फिर से शुरू हो जाता था तो केवल 2 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद वो अपने ईपीएस राशि के आवेदकों के लिए पात्र हो जाता था। अचानक उत्पन्न किसी आर्थिक स्थिति के समय यह दर्शाता है कि कई परिवारों के लिए तत्काल राहत देने वाला उपकरण बन गया था। अब पैकेज के तहत ईपीएस 95 की राइज ड्रेन के लिए 36 महीने यानी पूरे 3 साल की प्रतीक्षा करनी होगी। यह अवधि निश्चित रूप से लंबी है। उद्देश्य यह है कि कर्मचारी अपनी पेंशन से संबंधित मूल निधि को समाप्त न करें और बुढ़ापे के लिए सुरक्षित स्थान प्राप्त करें। स्वाभाविक रूप से इतनी लंबी प्रतीक्षा अवधि के लिए कई कर्मचारियों की भ्रपति हो सकती है, उन लोगों के लिए जिन पर घर, बच्चों की पढ़ाई और अन्य मूल्यों का भार अधिक है। इसलिए अब से पहले हर परिवार के लिए अलग आपातकालीन निधि बनाए रखना और भी जरूरी हो गया है। स्वास्थ्य बीमा को प्राथमिकता और ईपीएस निधि को अंतिम सुरक्षा झाल की तरह ही देखें। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस बदलाव को सबसे पहले से लें, हिसाब से अपने वित्तीय योजना में से शामिल करें। और जो मित्र पहली बार विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वे आगे भी समय समय पर उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए सदस्यता लें, ताकि कोई महत्वपूर्ण बात ना छूटे। पेंशन भुगतान प्रणाली में भी एक बड़ा डिजिटल परिवर्तन किया गया है। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस लागू कर दी है। अब पेंशन भोगियों को इस विचार की आवश्यकता न बनाई गई है कि उनका पेंशन भुगतान आदेश के स्थानीय किस शाखा से जारी हुआ था। वे देश के किसी भी भाग में स्थित किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी मासिक पेंशन सरलता प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था विशेष रूप से उनके लिए है जो अपने मूल निवास स्थान से दूर किसी अन्य शहर या राज्य में रह रहे हैं और जिसमें पहले केवल पेंशन से संबंधित कार्य के लिए लंबी यात्राएं की गई थी। इस नई प्रणाली का सही लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पेंशन भोगियों की जानकारी डिजिटल रूप से सही हो। बैंक खाता, आधार, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण अपडेट नहीं हो तो पेंशन भुगतान में छूट मिल सकती है। यदि आपके आसपास कोई बुजुर्ग पेंशन भोगी है जो डिजिटल साक्षर से नामांकित नहीं है तो कृपया उसकी दिशा निर्देश की जिम्मेदारी स्वयं लें। विश्लेषण और यह जानकारी आगे की मंजिलें। ऐसे विषयों पर लगातार और भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपना समर्थन दें। अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और यदि आपने अब तक सदस्यता नहीं ली है तो आज ही लेकर इस सूचना परिवार का हिस्सा बने। अब न्यूनतम पेंशन से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। ईपीएस 95 के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है, जो लगभग 11 वर्ष पहले तय की गई थी। इस बीच में कई गुना वृद्धि हो चुकी है, जबकि ये कहीं कहीं उगता है। यही कारण है कि श्रम मंत्रालय से सद्य प्रयोगशाला सहकारी समिति ने इस विषय की गहन समीक्षा की है और न्यूनतम पेंशन राशि में प्राकृतिक वृद्धि का संकेत दिया है। समिति का स्पष्ट मत है कि वर्तमान राशि पेंशन भोगियों की कार्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। यह भी विचार विमर्श के चरण में है और अंतिम निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन विभिन्न शीर्षों से यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में इस दिशा में कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो दर्जनों पेंशन भोगियों को वास्तविक राहत अवकाश और उनकी वृद्धावस्था से अधिक पेंशन और सुरक्षित बन की सुविधा मिलती है। आपसे निवेदन है कि इस विषय को केवल कागजी कहा जाए आंकड़ों के रूप में ना देखें, बल्कि इसे उन बुजुर्गों की जिंदगी से मिले आडंबरों में देखा जो आज भी इसी राशि पर भर आ रहे हैं। यदि आप पहले से नियमित दर्शक हैं तो अपने अनुभव और सुझाव टिप्पणी में अवश्य लिखें और यदि आप नए हैं तो भविष्य में भी ऐसी सारगर्भित जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए संलग्न रहें।
इसके साथ ही ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने ईपीएस 95 योजना की व्यापक समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया शुरू की है। ये योजना कई दशक पहले बनाई गई थी, जब उस समय की आर्थिक और सामाजिक विचारधारा पर ध्यान दिया गया था, जब नौकरी की प्रकृति, वेतन संरचना और जीवन यापन की लागत आज से बिल्कुल अलग थी। अब पंजीकृत समय के शास्त्रीय पेंशन गणना के सूत्र, अंशांकन के सिद्धांत, न्यूनतम अधिकतम सीमा और शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि आगामी वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को केवल मूल्यांकन न हो बल्कि पर्याप्तता और पेंशन मिल सके। युवा कर्मचारियों के लिए यह विशेष संदेश है कि पेंशन केवल वर्तमान बुजुर्ग का नहीं बल्कि उनकी अपनी आने वाली उम्र का भी आधार है। इसी तरह अपने ईपीएफ और ईपीएस दस्तावेजों की जानकारी समय समय पर जांचें, नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण सही है या नहीं इसकी पुष्टि करें और यदि कोई त्रुटि है तो तुरंत सुधार करें। इस प्रकार की जानकारी आपके मित्र और दोस्तों तक भी पहुंचना महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे बने हैं कि वीडियो को शेयर करें और जो मित्र अभी तक सदस्य नहीं है वे आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए इस सलाहकार समुदाय का हिस्सा बने। अब उच्च वेतन पर पेंशन के अधिकार की महत्वपूर्ण स्पष्टता सामने आई है। हाल ही में धार्मिक निर्णयों के बाद ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने अपने वास्तविक और अधिक वेतन के आधार पर ईपीएसटी में अंशदान किया है और ये अतिरिक्त योगदान संगठन द्वारा स्वीकृत किया गया है, उन्हें अब उच्च पेंशन के पात्र दिए गए हैं। पहले एक निश्चित वेतन सीमा तक ही पेंशन गणना की जाती थी। अनियमित वेतनमान कहीं भी अधिक क्यों नहीं हो सकता है, जिसके कारण कई कर्मचारियों को अल्प पेंशन दी जा सकती है। नई स्पष्टता के बाद लंबे समय तक संघर्ष कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है। यदि आपने या आपके किसी रिश्तेदार ने उच्च वेतन पर योगदान दिया है तो अपने दस्तावेज और पेंशन रिकॉर्ड की सावधानी से जांच कर लें और आवश्यकता पर विशेषज्ञ की सलाह लेकर यह सुनिश्चित कर लें कि पेंशन की गणना वास्तविक अंशदान के अनुसार हो रही है या नहीं। ऐसे व्यावहारिक और आधिकारिक संबद्ध विषयों पर नियमित दिशा निर्देशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने संगठन और कर्मचारियों के सिंपतावलेनों में शेयर करें और संबद्धता लेकर जुड़े रहें ताकि आगे भी कोई महत्वपूर्ण बात न छूटे। अब पंजाब राज्य के पेंशन भोगियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल पर ध्यान दिया जा रहा है। इनका लाभ पूरे देश में देखा जा रहा है। पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देशानुसार सभी जिला कोषागार अधिकारियों द्वारा पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए विशेष पेंशन सेवा शिविर आयोजित की गई है। 14 और 15 नवंबर को जिला कोषागार अधिकारी परिसर में इन शिविरों में पेंशनरों की ईकेवाईसी प्रक्रिया को मुख्य बल पर पूरा किया गया और उन्हें पेंशन सेवा पोर्टल के महत्व और उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशन से जुड़े लगभग सभी सागर, आवेदन, विवरण संशोधन, याचिका दर्ज करना, छूट और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एक ही मंच पर उपलब्ध है। ईकेवाईसी के लिए यह पूरी तरह से अनिवार्य कदम उठाया गया है ताकि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की छूट न मिले और सही व्यक्ति तक समय पर लाभ पहुंचे। इन शिविरों में विभिन्न संस्थानों के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। पेंशनरों के काम के स्थान पर ही अन्य लोगों ने सहयोग दिया। यदि आप पंजाब से है या कोई आपके किसी परिचित का संबंध वहां से है तो आपके ईकेवाईसी और पोर्टल रजिस्टर की स्थिति क्या है और क्या आवश्यकता है तो उन्हें बताएं। तुरंत इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। ऐसे उपयोगी सामाजिक अभ्यास की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक के लिए वीडियो को साझा करना और संबद्धता से जुड़े रहना ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार के शिविर और लाभ की खबर समय पर आप तक रहे। इसके साथ ही आप सभी साथियों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि जो ईपीएस 95 से जुड़े और सहायक उपकरण सक्रिय रूप से आवाज उठा रहे हैं। कमांडर अशोक राव ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की है कि 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनरों और हितधारकों के शेयरधारकों को संयुक्त और अध्यक्षता से रखा गया है। जो भी समर्थक, हितधारक या जागरूक नागरिक अपनी स्थिति के अनुसार वहां पहुंच सकते हैं। उनका दावा है कि वे अनुशासित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बनाए रखते हैं, क्योंकि इस समय देश के विभिन्न देशों में समुद्र का मौसम चरम पर है और ठंड काफी अधिक है। इसलिए जो भी मित्र इस कार्यक्रम में भाग लेने की सोच रहे हैं उनसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करें, घरेलू सामान, जरूरी सामान और अन्य जरूरी सामान साथ रखें। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और भीड़ में असुरक्षा जोखिम लेने से छूट। यदि आप स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो आपका कोई युवा या अक्षम व्यक्ति वहां भाग लेने के लिए प्रेरित हो सकता है ताकि आपकी बात वहां प्रतिनिधित्व पा सके। इस प्रकार की जनजाति ग्रुप से यदि आगे की जानकारी और विश्लेषण लगातार समेकित निवास और आगे सक्रिय करके जुड़े रहने से आपके लिए उपयोगी जीवन। अंत में आज की सभी प्रमुख बातों को एक साथ देखें तो स्पष्ट होता है कि ईपीएफ और ईपीएस 95 से जुड़े श्रम कदम व्यवस्था को और अधिक सुनिश्चित और भविष्य की दृष्टि बनाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। धन विक्रेताओं के नए नियम, 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि, केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली, न्यूनतम पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि, योजना की व्यापक समीक्षा, उच्च वेतन पर पेंशन के अधिकार की स्पष्टता और पंजाब जैसे राज्यों द्वारा जारी सेवा पेंशन शिविर, ये सभी प्रयास यही संदेश देते हैं। आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि अपने वैश्वीकरण,
स्थान और संपत्ति की एक बार से जांच करें। उनके अधिकार और दायित्व दोनों के प्रति वैज्ञानिक बने रहते हैं और यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती है। यदि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन अवश्य दें। अपने रिश्तेदारों, बंधकों और सामाजिक उद्यमों में साझा करें और यदि आपने अब तक सदस्यता नहीं ली है तो सुनिश्चित करें कि भविष्य में भी हम पेंशन और भविष्य निधि से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों की स्पष्ट, सरल और समयबद्ध जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। जो भी दर्शक पहले से सदस्य हैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद और आपसे अनुरोध है कि वे अपने प्रश्नों के माध्यम से टिप्पणी और सलाह साझा करते रहें ताकि आगे भी आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री तैयार की जा सके। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, वैज्ञानिक बने रहें और अपने शक्तियों के लिए सकारात्मक, संयमित और सुसंगत से बने रहने का प्रयास करें। धन्यवाद।